गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को फिजिक्स में लास्ट चैप्टर, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो मिला जुला करके केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाता है, आप लोग को बायोलॉजी में भी पढ़ने के लिए मिल जाता है और फिजिक्स में भी मिल जाता है। अब ये मेन सब जो टॉपिक है फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और बायो का अलग है, लेकिन है क्या तो ऊर्जा के स्रोत से ही रिलेटेड है, यानी ऊर्जा से ही संबंधित है। इसलिए वो दोनों चैप्टर में नहीं पढ़ा करके आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और ये भी पढ़ा रहा हूँ तो उतना बारीकी से नहीं जितना कि बारीकी से पहले आप लोग का क्लास चल चुका है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो ये सब चैप्टर आपको हम पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपको ये शॉर्ट में केवल याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये चैप्टर देखने से ये पता चल जाए जो इसमें इतना टॉपिक है, इतना ठीक है पढ़ना है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको भी मन से पढ़ेंगे और इसी के साथ आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा चैप्टर क्लियर होता है। आज दोपहर से अभी देखिए जहाँ तक जाएगा, उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चालू करेंगे ही। उसके बाद आज से ही हम ज्योग्राफी भी आप लोग को चालू करेंगे, ठीक ना। तो सब आदमी मन से, सुंदर से, अच्छा से पढ़ाई करेंगे। और रचना का जो क्लास है वो 10 तारीख का 11 तारीख को आप लोग को दोपहर वाला बैच से चालू होगा रचना का क्लास। तो जो लड़की और लड़का नहीं आ रहे हैं और केवल वीडियो देख रहे हैं तो वो 11 तारीख से आ जाइएगा रचना का क्लास में, क्योंकि वो जो 11 तारीख वाला क्लास होगा 11 से 14 तक का, वो क्लास आपका बहुत VVI क्लास होगा, ठीक है। 5 नंबर की तैयारी हम आपको 3 दिन में करवा देंगे, जो कि एकदम रजिस्टर्ड हो जाएगा, जहाँ ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से रहता ही है। और रचना एक ऐसा चीज़ है बउआ जिसका तुम लोग चोरी भी नहीं कर सकते हो, वो केवल क्लास में समझोगे, क्लास में समझा हुआ चीज़ ही तुम लोग को काम करेगा। इसलिए 3 दिन के क्लास में कितना है बुआ, 11 दूनी 22 गो ना, 11 गो है या 10 गो है, 10 गो होगा तो 10 दूनी 20 गो, 11 गो होगा तो 11 दूनी 22 गो क्वेश्चन तुमको 4 दिन में हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अच्छा से सुंदर से तुम लोग उसकी तैयारी करना और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना मार्क्स पुराने की कोशिश करना। और अभी देखो जो तुम लोग को हम बतला रहे हैं सो, और इसके पीछे का जितना भी है सब एक ही साथ एक वीडियो अपलोड किए हैं, तो दूसरा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ताकि तुम लोग को पढ़ने में समस्या ना हो। और इससे पहले वाला चैप्टर भी जो एकदम छोटा ही है, तो ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, तुम लोग तुरंत से तुरंत उसको ख़त्म कर लेगा। देखो अब ये है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में ये फिगर से ही पता चल रहा होगा जो ऊर्जा का कौन कौन से स्रोत अभी हमारे समाज में हमारे यहाँ चल रहा है। सो आइए सबसे पहले एक है पहला, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कहता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप लोग 7वां 8वां में पढ़े होंगे, जो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जिसमें है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आप लोग जानते होंगे, रासायनिक ऊर्जा भी जानते हैं, उष्मा ऊर्जा भी जानते हैं, प्रकाश ऊर्जा भी जानते हैं, विद्युत ऊर्जा भी जानते हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के बारे में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में जो पढ़े होंगे, अगर आप लोग को नहीं ध्यान में अगर होगा तो हम बतला देते हैं। ये है यूरेनियम 235, ध्यान रखिएगा। इस पर जो है नाभिकीय अभिक्रिया ही करवाया जाता है। यूरेनियम 235 पर नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, विखंडन किया जाता है। वो हाँ सुना है, नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा ही यूरेनियम 235 को विखंडन किया जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिला होगा। आइए, कहता है जहां से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहता पानी, यूरेनियम आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। वैसे पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ईंधन का परिभाषा दूसरा भी है, पता है ना, कोई स्टूडेंट लड़का में दे सकते हैं ईंधन का परिभाषा क्या होता है? हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बहुत अच्छा, क्योंकि दहन और ईंधन दोनों का परिभाषा जो है सो मिलता जुलता है, इसलिए ऑक्सीजन कहना बहुत सुंदर लगता है। देखो उन्हें हंस रहा है रोशन तनिया सही से पढ़ लो ना भाई। अभी जो एग्जाम हुआ है हो रहा है, केहन बाबू का हम देखे हैं पैरवी करते हुए, समझ गया। इसलिए तनी अच्छा से डर से पढ़ लो। सब बच्चा इतना ही कहता है एग्जाम बड़ा टाइट ले है। बताओ एग्जाम कहीं टाइट हुआ है? एग्जाम में कहता है खाली तू अपना मर्जी से लिख, यही कहा है ना, तब एक कहता है एग्जाम टाइट हो रहा है। चलो
अच्छा है, सबका सोच अपना अपना है। हाँ देखो आगे कहता है एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखें। देख रहे हैं टॉपिक भाई, शांत रहो। एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखें। अच्छा ईंधन कौन होता है? तो देखो एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहला, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जो जलने पर अधिक उष्मा दे, जिसके जलने से किसी विषैला जो धुआं रहित हो। कौन चीज? जो धुआं रहित का मतलब समझते हैं, जो धुआं नहीं दे। तो वही ना बोल रहे हैं। हाँ उसमें भी तो धुआं नहीं दे रहा है। हाँ तो की तो उसको धुआं रहित कह सकते हैं। हाँ ओ सॉरी, हाँ कहे नहीं कह सकते हैं। तोरा कैसे को मतलब लगा दी, कहे नहीं कह सकते हैं। देखो देता है जब ही, अगर हम ईंधन का अगर निर्माण किया, अगर ईंधन दिया तो उसमें धुआं देगा ही। लेकिन कोई है जो ज्यादा धुआं देता है और कोई है जो कम देता है। जैसे देखो जंगल है बुआ, वो अमेरिकन जंगल है, अमेरिकन जंगल है। देखना रोड काते काते रहता है, या ज्यादा समय तक कोई खेत अगर पड़ती रह जाता है तो उसमें तरह तरह फूल टाइप का, उजला टाइप का जो फूल होता है, नहीं भांग नहीं है, फूल टाइप का रहता है वो। अगर वो जहर टाइप का है, वो तीत लगता है, लेकिन लोग काट करके ओकरा जो धुआं करते हैं यानी आग लगाते हैं तो सबसे ज्यादा धुआं देता है और उजला धुआं देता है वो। सर पता है स्वाति वो खाती थी। जौहर है पागल कहीं के। तो मतलब हम क्या बतलाए, धुआं की बात बतलाए। इसी में अगर गोईठा जलाते हैं तो उसकी अपेक्षा कम देता है। इसी में फूस जलाते हैं खरपात तो उसका धुआं थोड़ा अलग होता है। तो सबका अलग अलग है, ठीक ना। अब देखो कहता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। पहले दिया है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? आज से करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा प्राप्त ईंधन को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन अगर आपको ऑप्शन में पूछे जो निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, एगो क्वेश्चनो है ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव में, जो जीवाश्म ईंधन कौन है, तो वहां पर 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। तो समझ जाना जो 8वां क्लास में पढ़ना था, कोयला का कहानी, कोयला की कहानी में पढ़े थे। आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले प्रकृति आपदा के कारण पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष पृथ्वी के अंदर दब गए, जहां न उन्हें सूर्य का प्रकाश मिला और न ही वायु मिली, जिसके कारण वह धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो गए, जिसे हम लोग कोयला कहते हैं। नहीं तो वहां पर जो कोयला कहते हैं, और यहाँ पर कहता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो जमीन के अंदर से प्राप्त किया गया, तो उसमें कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, ठीक है। कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इसका संरक्षण करना आवश्यक है। देखे है ना, कुछ दिन पहले जो हल्ला हुआ था, जो बिजली का जो निर्माण हो रहा है वो कोयला से, और कोयला का खदान समाप्त हो रहा है, इसलिए बिजली कट रही है। बीच में हल्ला हुआ था ना, आइए से 2 साल या 3 साल पहले गर्मी के मौसम में, जो कोयला का भंडार सीमित है इसलिए बिजली का भी इतना परेशानी चल रहा है, हुआ था हल्ला ऐसा। ऐसे भी रियली बात है, जो कोयला का भंडार सीमित है, कोयला के भंडार को ही देख करके जो जब रेल का इंजन जो चलता था कोयला पर, तो उसको कम किया गया, और भी काम हो रहा था तो उसको कम कर दिया गया। अब देखता होगा पहले शादी ब्याह होता था तो लोग कोयला का ही प्रयोग करते थे, अब वो सब है, अब गैस सिलेंडर का प्रयोग होने लगा है। तब एलपीजी का भी भंडार तो पूरा है, ये है कि तब ना अब सब प्रयोग करते जा रहा है, गैसों का बात खत्म करते जा रहा है, बैटरी का निर्माण करते जा रहा है। और सर हमको जहाँ तक लगता है वहाँ तक हाइड्रोजन का बात करता है, तो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी तो पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है ना? कोई चीज सीधा एक लाइन में समझ लो, सब कुछ का तो भंडार लिमिट है ना। अगर पानी की बात किया जाए तो 3/4 पानी है, लेकिन पानियों तो लिमिट है ना। अब प्रयोग जो इस पर भिड़ता है उसका एकदम कंटिन्यू लोग प्रयोग करने लगता है, सब कुछ हो है पर, तो उसका भंडार में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, इसमें कहने की क्या बात है, ये तो सच्चाई है। कहता है कोयला या पेट्रोलियम उत्पादकों को जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड को जीवाश्म ईंधनों के जलने पर विमुक्त होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे पानी और भूमि संपत्ति को प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा जिसके कारण देखता होगा चालियार जो मरता है, देखो ना, एगो बारिश होता है ना जिसमें चालियार कीड़ा मकोड़ा सब मर जाता है, वो अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। देखो अब कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन तुमको लघुत्तरीय क्वेश्चन है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। इसमें सूर्य अस्त होने के बाद भी हमारे वातावरण का ताप कम नहीं होता है। ऐसा वायु प्रदूषण के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलने वाली गैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। जो ईंधन पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं उसे जीव द्रव्यमान कहा जाता है। इसको ग्रीन हाउस प्रभाव अपने यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। जब काफी गर्मी हो जाती है तो शाम में देखना सूर्य अस्त हो जाते हैं, लेकिन लोग गर्मी से व्याकुल रहते हैं,
रहते हैं ना, यहाँ तक कि रात में भी लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये इसी का कारण है, और इसका कारण है हम लोग। ठीक है, करते क्या है, दिन प्रतिदिन हम लोग पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। आप पेड़ पौधे को काटने के साथ साथ ऐसे ऐसे उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं जो वायुमंडल को इफेक्ट कर रहा है। जैसे अभी हम बतलाते हैं, लोग दिल्ली से गाड़ी लाते हैं 4 व्हीलर, दिल्ली में 1 साल 2 साल के बाद वो गाड़ी को खत्म कर दिया जाता है और अपने यहाँ वो गाड़ी को ला करके चलाते हैं। जब स्टार्ट करते हैं वह में पिछलुका के पूरा काला कर देता है और वो गाड़ी चलाता है अपने यहाँ। ढेर सारे गाड़ी हैं। मोटरसाइकिल में हम देखे हैं, 2 दिन या 3 दिन पहले देखे हैं, स्टार्ट किया सर के यहाँ पर दवा लेने के लिए आया था। हाँ, स्टार्ट किया कि पूरा एकदम तनी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए पूरा काले हो गया। अब बताइए, वो सब गाड़ी अगर चले, वो पुराना रहे चाहे नया रहे, आखिर पुराना है तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़ तो सरकार के नज़र में भी है ना, तो उस पर रोक लगाना चाहिए ना। आप लोग मार्केट जाते हैं तो देखते होंगे मार्केट में जो पेड़ पौधा काला काला पड़ा हुआ है। कल शाम में यहाँ घर जब निकले अपना कोचिंग पर से तो हमें ठंडा लग रहा था, अब मार्केट में गए तो गर्मी लगने लगा। इसका मतलब है जो गांव की अपेक्षा मार्केट में गर्मी ज़्यादा है, इसका मतलब प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ। क्लियर सी बात है। वहाँ ठंडा में ठंडा, गर्मी में गर्मी होता है। अब ये देखो ना, अपने यहाँ कोहरा लगता है ना, कोहरा लगता है, मॉर्निंग में स्वेटर पहनने की जरूरत हो जाती है, और यहाँ से थोड़ा मार्केट की ओर जाइए, मार्केट में गर्मी है, सब एगो शर्ट पहन करके अपने घूमते रहता है। अभी हो गया कौन चीज, अभी ना 7:30 बजे 8 बजे 9 बजे में जो जाते हैं तो उस समय में अपने यहाँ ठंडा रहता है, लेकिन मार्केट में नहीं है। मार्केट में पूरा धूप निकला रहता है। हम 2 दिन से तो जा रहे हैं ना, अपने यहाँ पूरा कोहरा टाइप का रहता है और उधर नहीं रहता है कोहरा। अरे भाई, ठंडा है तो ठंडा तो रहेगा ही ना, ठंडा है तो ठंडा क्या दिन में नहीं लगता है। दिनों में लोग निकलते हैं तो देखना पूरा अपना तैयार होकर के ही सफर वाले जो होते हैं लोग निकलते हैं। लेकिन जो अपेक्षा हम बतला रहे हैं गांव और शहर की अपेक्षा, वो चीज़ हम बतला रहे हैं, वो चीज़ तुमको देखने के लिए मिलेगा। इससे और अच्छा एग्जाम्पल देखो ना, रोड किनारे का पेड़ को देखो, खेत का पेड़ को देखो, पता चल जाएगा तुमको जो क्या पर्यावरण प्रदूषित है या नहीं है। नहीं, जो रोड किनारे का पेड़ पौधा होता है धीरे धीरे वो सूखने लगता है काला होकर के, लेकिन जो खेत का रहता है वो ग्रोथ करते रहता है, क्योंकि उसका जो है गंदगी उस पर नहीं रहता है, जिसके कारण वो ग्रोथ करता है। वो ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। आइए, चारकोल क्या है। जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाता है तो लकड़ी से जल और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, और जो शेष पदार्थ बचते हैं उसे चारकोल कहा जाता है। चारकोल धुआं रहित और उच्चतर उसका उष्मा देने वाला होता है, यानी इसको कह सकते हो बीड़ी सेकने वाला जो होता है वो चारकोल ही है। नहीं, अरे बीड़ी सेकने वाला क्या होता है, अब आ गया है मशीन। जैसे कुछ दिन पहले तुम देखती होगी, हाँ, जो सिलाई मशीन वाला था वो दर्जी भी रखता था यह चारकोल। जैसे नेरहा जलाती हो ना, बाल का जो नेरहा होता है जिससे खाना बनाया जाता है नेरहा से, यानी वो नेरहा को लोग जलाते हैं ना तो पूरा नहीं जलने देते हैं। वो काला हुआ और उसका धुआं खत्म हुआ तो उस पर पानी छीट करके बचा लेते हैं। वो खरीदता है ये दर्जी लोग। हमें तो पूरा चला। तो तुम नहीं जानती हो तब ना। अब दर्जी लोग उसका प्रयोग करता है, तो जैसे उसमें आग लगाएगा ना तो धुआं नहीं देगा और उष्मा देगा। उसी का प्रयोग बीड़ी वाला करता था पहले, अब तो मशीन लगा लिया सब, अब सब जगह मशीन है। दर्जी लोग भी अब मशीने का प्रयोग करता है। बीड़ी और सिगरेट में क्या अंतर है? अब ये सब चीज़ हमरा नहीं कहो, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, देखो आगे, बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं चारकोल के बाद। तो कहता है गोबर फसल कटने के बाद अनेक प्रकार के पदार्थों के अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर बायोगैस या गोबर गैस बनाया जाता है। राम कुमार के यहाँ अपना लोग देखे हैं, ठीक है, राम कुमार के अलावा कहीं हम नहीं देखे हैं लोग, वो भी बात खत्म हो गया। लेकिन ये बढ़िया होता है, ठीक है। नहीं, ये तो अलग ढंग से न है, एक टंकी आता है, देखिए ना, हैया है यहाँ पर टंकी, इस टाइप का टंकी होता है, समझ गए ना। इसमें क्या करता है, बाल्टी में गोबर रख करके घोल करके, या तो जैसे घोल करके इसमें रख देता है, ऊपर से रहता है प्रेशर देने वाला, लगा देता है, कुछ देर 2 घंटा 3 घंटा बाद धूप जैसे ही होता है ना हल्का, बस बन जाता है। इससे आप सब काम कर सकते हैं, गैस का भी। कौन सी, हाँ, नहीं, पानी और गोबर दोनों को मिक्स करके मतलब मिला करके देता है ना, तो इसमें बन जाता है गैस। और वो गैस से भोजन भी लोग बनाते हैं, बल्ब भी जलाते हैं, सब काम कर सकते हैं ईंधन का। नहीं, महकता नहीं है जी। अब देखो, प्रयोग अगर करने की अगर बात किया जाए तो लकड़ी पर का खाना और गैस पर का खाना में फर्क है कि नहीं। उसी प्रकार से हल्का फर्क तो होगा ही, गोबर गैस बनाया गया है तो, लेकिन है ये, समझ गए।
अब देखिए बायोगैस कहता है, बायोगैस तैयार करने वाले संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। यह संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद के रूप का होता है। इस गुंबद में गोबर और पानी का गाढ़ा मिश्रण टंकी में डाला जाता है, जहां यह पहुंचकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है गोबर गाढ़ा की जटिल यौगिक को विघटित करती है। विघटित प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं और तब यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करते हैं और उससे भोजन बनना तैयार हो जाता है। हम ये देखे हुए हैं। इसमें देखें गैस सिलेंडर में जो मेंटल बंद करके तो उसमें आग लगाया जाता था, पहले होता था, अब ये चीज़ खत्म हो गया। तो वह चीज़ इसमें भी होता है। अर्जुन जी आप तो अजूबा है ही, तो सब कुछ आपके यहाँ होगा। आपके यहाँ वो होगा वो लाइट ना करके जो उसमें मटिया तेल भर करके पंप दे करके जलाया जाता है। हाँ देखिए आपके पास लेकिन है ना, स्टॉपो होगा तब चलिए आगे देखिए। आइए आगे देखिए। बुआ हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, तनिया ज्यादा काबिल बनने से कोई काबिल नहीं कहेगा। देखिए बायोगैस को पात्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, जहां से इसे पाइपों द्वारा उपयोग में भेजा जाता है। क्योंकि बायोगैस में 75% तक मीथेन गैस होता है। यह अच्छा ईंधन है। यह बिना धुएं के जलता है और लकड़ी, चारकोल और कोयला के जलने से बने राख जैसे कोई अवशेष भी ये नहीं बचाता है। इसमें तपन की उच्च क्षमता होती है। प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है। बचा हुआ गाढ़ा नियमित समय अंतरालों पर हटाया जाता है और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। रे या तो आओ तुम ही लोग, अन्य तो शांत बैठो। यह चीज में दोपहरिया में तुम लोग सब न मर जाओगे, है ना। चौथा चैप्टर सुनना। तखनी कहेगा कोई नहीं है, केकरो नहीं याद है। चारकोल वाला एक बात बताओ, जो लड़का पढ़े हो आदि तैल हो अभी तुम, क्या ये बायोगैस संयंत्र वाला या बायोगैस वाला क्वेश्चन भी आए नहीं है? यस सर है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। और बायोगैस की लाभ और हानि भी दिया हुआ है। तब अभी एक तरह से समझो तो ये लाभ है ना, पता चल रहा है। यस सर। जो इसको अगर हम घर में जलाएंगे, अगर प्रयोग करते हैं तो ये धुआं नहीं देता है, और उत्तम ईंधन भी ठीक है। कह रहा है ये इसकी अपेक्षा धुआं नहीं देता है, कोई राख भी नहीं बचता है इसमें। और इसके जो अंदर वाला रहता है 15 दिन 20 दिन पर निकाल करके खेत में वो क्या कहता है खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। इसका कौन सी गीला रहता है तो बाहर रखते हैं तो सूख जाता है ना। लेकिन अब ये जो कहोगे, जैसे जो अभी गोबर है, जो गाय गोबर दिया, वो गोबर को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं और वो खेत में देते हैं, तो जितना पोषक तत्व तो खेत के लिए होगा वो उतना इससे नहीं होता है। क्योंकि इसका तो हम गैस का प्रयोग कर लिए हैं भोजन बनाने में, लेकिन काम करता है, ठीक है, काम करता है। कहता है क्या, और इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यह खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। बायो अपशिष्ट और वाहित मल पदार्थ का बड़े पैमाने पर उपयोग ऊर्जा और खाद की आपूर्ति के अतिरिक्त अपशिष्ट निपटान की सुरक्षा और दक्ष विधि देता है। जीव द्रव्यमान बायोगैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इस पर लोन भी मिलता, मतलब क्या कहता है, अनुदान, सब्सिडी जो होता है वो भी मिलता है। देखा होगा गांव में 3 गो चीज, देखो देखा होगा गांव में एक बना देता है गड्ढा टाइप का ईटा का जोड़ करके, और केचुआ उसमें डालता है। केचुआ डाल करके जैविक खाद जिसको हम लोग कहते हैं, जैविक खाद पर भी अनुदान मिलता है। किसान के लिए है ये सब चीज़। और उसके बाद इसमें भी दे रहा है अभी। और किसान के लिए एक नया योजना आई है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंतर्गत तुम अपने घर पर जितना कैपेसिटी है तुम्हारे यहाँ, उसके अकॉर्डिंग तुम ले लो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल ले करके तुम 2 मीटर लगा लो। जैसे तुम ले लिया है 2 kV का और तुम्हें 1600 खत्म हो रहा है तो 400 बच रहा है ना, तो 400 तुम सरकार को दो। और जैसे तुमको अभी बिजली का आता है, महीना का आता है ना, अभी तुम लोग को नहीं आता होगा। जिस दिन से हमारे सीएम साहब फ्री किए हैं, तो डोमेस्टिक जो है बिजली उसको पैसा नहीं लगता है, और हम लोग का कमर्शियल है तो आता है बिल। उसी प्रकार से तुम्हारा महीना का अकाउंट में पैसा भी आएगा। ये सरकारी योजना निकाली है। फ्री दे रहा है 125 यूनिट, इसका ले लेगा, मतलब आगे जाके हम लोग का हर एक चीज महंगा कर देगा। कर दिया कि करेगा दोबारा, ये सब कोनो कहने वाली बात है। एक बात तुम लोग समझ लो अच्छा से, ठीक है, सरकार कोई भी चीज अपने पॉकेट से नहीं कर रही है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, महंगाई को बढ़ा करके वही जो महंगाई से जो आ रहा है इनकम, वो जनता के बीच रख रही है कुछ नहीं। ये तो गलत बात है ना। है कुछ नहीं। अभी जो 10,000 रुपया मिला था, क्या 100 में से 10 गो लेडीज उस पैसा का सदुपयोग की होगी? 10 गो नहीं, 5 गो। अब 95% उसका दुरुपयोग की है। अब फिर ओकरा अकाउंट में 2 लाख रुपया ही दे रहा है।
10 तारीख से गिरने लगेगा पैसा, सर 11 तारीख से, सर 11 तारीख से 2 लाख रुपया गिरने लगेगा। वो जीविका दीदी के जरा अकाउंट में जो 10,000 आया था ओकरा सिस्टम किया है ना, एक बार ऑनलाइन नहीं करना है। ऊपर से गिरता है। वो जो 10,000 जरा अकाउंट में आया था, जो ऑनलाइन कैले था, ओकरे अकाउंट में गिरेगा। अब बताओ ये क्या कर रही है सरकार, अपना कुर्सी को मजबूत कर रही है। तब इसलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बुआ हंसो नहीं, पढ़ाई कर रहे हो तो सिस्टम से पढ़ाई करो और इस चीज को समझो। कोई भी चीज बिना मेहनत का अगर मिलता है तो वो आगे के लिए खतरनाक होता है, ये चीज समझ लो। कोई भी चीज, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे पैसा हो, अगर तुमको बिना मेहनत का अगर मिल रहा है तो वो आने वाले समय में हानिकारक होगा, ठीक ना। अभी एजुकेशन सिस्टम को इतना जो बच्चा नहीं दिया एग्जाम, उसका तो करियर गया। बच्चा को क्या आदत बना हुआ था, ऑब्जेक्टिव लो लो भाई, 10 बजे से एग्जाम है तो 9:45 में 9:50 में घुस गए। जैसे हमको पता रहता है कि हर एक एग्जाम में मतलब बच्चा लेट होने के कारण छूट जाता है एग्जाम, तो बच्चा लेट से जाता क्यों है? देख रहे हो दादी माँ बन रही है सो 15 साल से परीक्षा दिलवा रहे हैं ना, इसी बार पहला बार नियम लागू हुआ है। बच्चा 45 मिनट 50 मिनट लेट भी जाता था तो घुसने दिया जाता था। कोई फर्क किसी को पड़ रहा है? 9 बजे 9:01 में बच्चा को ने एंट्री दिया है, 1 मिनट ने दिया है एंट्री, चोरी से जैसे होता है ना, जैसे बतलाते हैं। अभी गाड़ी चेक होते रहता है, यहाँ पर एक गाड़ी चेक कर रहा है, बगल से कोई अगर निकल गया, इसका मतलब कि ओकरा नहीं जा गाड़ी चेक किया, वो आंख के ओझल होने से बच गया। ये बातें हो रही है। तो धीरे धीरे अगर सिस्टम को सही करेगा तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी बातें अगर आती है, 2015 में जब क्वेश्चन आउट हुआ था, तो जब सिस्टम में लोग गया तो पता चला फलना जगह से क्वेश्चन आउट हुआ है कि प्रशासन ठप, 2 साल एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, जेल हो जाएगा उसको। हम क्या कर रहे हैं तुमको, जो तुम्हारे निगेटिव को उछालने वाला दुनिया में पूरा बैठा हुआ है, ठीक है। आखिर जो बाउंड्री कूद गया, एक लड़की वह जगह प्राण हत दी, क्या कर लिया तब। इसलिए बउआ इस सब बात को नहीं लो, निगेटिव को, बाहरी बात को सीरियस में न लो। तुम लोग एक लाइन में समझ लो जो मुझे पढ़ना है, हम स्टूडेंट हैं, मुझे पढ़ना है और टाइम टेबल हम लोगों को काम करना है, ठीक ना। अब देखो बायोगैस के लाभ कौन कौन है, कहता बायो